नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, आज मैं दिल्ली में हूं और हमारे साथ आज आमने सामने हैं अजीत द्विवेदी जी, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन दिल्ली में होने के बाद भी हम चर्चा करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में सत्ता का खेल चल रहा है, अब बहुमत का खेल चल रहा है। सरकार बचाने और सरकार गिराने की कवायद। तेजस्वी यादव लगे हैं, लालू यादव लगे हैं, अखिलेश सिंह लगे हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और जीतन राम मांझी एक तुरुप का पत्ता बने हुए हैं। लेकिन इन सब खेल के बीच देखिए, बीजेपी ने भी मान लिया है कि बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हो रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश रची जा रही है। तो साजिशें तो दोनों ओर से हो रही है, लेकिन एक और खेला चल रहा है, माल और मलाई का। अब आप कहेंगे माल और मलाई क्या? तो मंत्री बनना ही बहुत नहीं है, विभाग। और देखिए, जीतन राम मांझी ने कहना शुरू कर दिया, ये क्या बात हुई, हमारे बेटे को आपने मंत्री बना दिया, लेकिन फिर से वही विभाग, SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। देखिए, जब जीतन राम मांझी ये बातें करते हैं तो ये सवाल भी पैदा होता है कि वो स्वयं इसी तबके से आते हैं। क्या उन्होंने मान लिया है कि इस वर्ग का कल्याण इतना हो गया कि अब उन्हें इस विभाग की जरूरत ही नहीं है? वे कह रहे हैं, देखिए, अब तो हमें विभाग ऐसा मिलना चाहिए जिसमें हम पुल पुलिया बना पाएँ, रोड बना पाएँ, ग्रामीण कार्य की चर्चा कर रहे हैं। तो माल और मलाई, ये दोनों बातें। लेकिन नीतीश कुमार को भी समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार इतनी आसानी से झुकते नहीं हैं, और यदि विभाग आपको मिल भी जाए, देखिए, खबरें ये है शिक्षा विभाग कोई नहीं लेना चाह रहा है। अब क्यों नहीं लेना चाह रहा है, इसकी बात भी हम करेंगे। तो अजीत जी, ये माल और मलाई, ये क्या खेल समझ रहे हैं आप? नीतीश कुमार के रहते संभव आपको दिखता है? नीतीश कुमार मतलब इस मामले में तो माने ही जाते हैं कि उनकी ईमानदारी का कोई सानी नहीं है। बिल्कुल, और बड़ी हैरानी हो रही है ज्ञानेश्वर जी कि ये तमाम लोग जो हैं, ये सब लोग भी नीतीश कुमार को जानते हैं, ये सब लोग नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। तो इसीलिए माल और मलाई की उम्मीद रखने का तो कोई मतलब नहीं है। एक ये हम लोगों ने सुना था, हम लोग भी बचपन से सुनते आए हैं कि वर्क्स और नॉन वर्क्स का एक डिपार्टमेंट होता था। अधिकारी जो होते थे, इंजीनियर लोग जो होते थे, वो वर्क्स में जाना चाहते थे ताकि कुछ काम कर सकें। तो दोनों तरह की बातें उस समय थी कि कुछ काम कर सकें, अगर वो काम करने वाला आदमी है तो कुछ अपना निशान छोड़े, बड़ा काम करके, और नहीं तो पैसे कमाए। तो ये दोनों तरह की बातें वर्क्स और नॉन वर्क्स की होती थी। लेकिन मिनिस्ट्री में तो ये वर्क्स और नॉन वर्क्स की कोई बात ही नहीं है। अगर समाज कल्याण का भी मंत्रालय है, अनुसूचित जाति जनजाति का भी मंत्रालय है, तो वो तो बड़ा मंत्रालय होता है ना, पूरे बिहार का मंत्रालय होता है। पूरे बिहार की मतलब एक साधारण समझ के हिसाब से देखिए, जो जाति गणना हुई है उसमें 20% अनुसूचित जाति है बिहार में। तो अनुसूचित जाति 20% है, 1% है जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है। 21% आबादी का मतलब 5 में से हर एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का आता है बिहार में। और उसके कल्याण की जिम्मेदारी अगर किसी को दी जा रही है तो ये छोटी जिम्मेदारी कैसे है? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप 5 में से एक व्यक्ति का कल्याण करना है आपको। और आप स्वयं उस वर्ग से आते हैं, आप उस पीड़ा को जानते हैं। ये आम धारणा है कि उसी वर्ग के लोग बनाए जाते हैं। आप केंद्र में भी देखिए, समाज कल्याण हो या अनुसूचित जनजाति का हो, ये लोग तो जनरली उसी विभाग के लोगों को, उसी जाति और समाज से आने वाले लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये तो बात समझ में, ये लॉजिक समझ में आने वाली बात नहीं। लेकिन क्या होता है ज्ञानेश्वर जी कि जब आप देखते हैं कि किसी की जान फंसी हुई है, जब 6 विधायकों का बहुमत है, सिर्फ 128 नंबर्स है, नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार बनी है, और उसमें तुरुप का पत्ता जैसा आपने कहा वो जीतन राम मांझी हैं कि उनके पास 4 विधायक हैं। वैसे 4 विधायकों की कोई हैसियत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। हाँ जी, तब भी लगता है कि जिस समय जब बहुत क्लोज मार्क होता है तो लगता है कि एक वोट महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो अपना महत्व समझ रहे हैं। वो जीतन राम मांझी भी अपने को तुरुप का पत्ता, ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके तरफ से भी ये कोशिश है कि हम किसी तरह से कुछ ज्यादा बार्गेन कर सकें। अब वो ज्यादा बार्गेन करके ये होता है, ये संभव है। देखिए, आपने एकदम ठीक बात कही कि नीतीश कुमार की सरकार में कोई लूट कर ले जाकर के किसी बहुत पैसे वाले डिपार्टमेंट में या किसी बहुत बड़े बजट वाले डिपार्टमेंट में जाकर के, तो उसकी संभावना नहीं है। दूसरा क्या है कि वहां मैक्सिमम काम नीतीश कुमार की सरकार में आप देखिए पिछले 20 साल से, 2005 से होम और सामान्य प्रशासन दोनों उनके पास रहे। बिल्कुल। IAS IPS कहाँ जाएंगे, किसको क्या पद मिलना है, ये नीतीश कुमार तय करते हैं हमेशा। और वहीं लोग बैठ करके सारी नीतियां बनाते हैं और उन नीतियों पर अमल करते हैं। मुख्यमंत्रियों के पास कोई बहुत ज्यादा करने को नहीं मैंने देखा है ना, जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों को देखा है कि विभाग उनके पास बहुत बड़े बड़े, महकमा बहुत बड़ा बड़ा,
लेकिन मंत्री जी परेशान संचिका मेरे पास आती ही नहीं है। जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या एसीएस हैं, वो उनकी बातें सुनते ही नहीं है। मंत्रियों की हैसियत भी वैसे भी आप देख रहे हैं, जो महागठबंधन की सरकार ही थी या एनडीए की सरकार ही थी, जेडीयू के 3-4 मंत्रियों को छोड़ दीजिए जो बिल्कुल कंफर्ट जोन में थे, विजय कुमार चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, तो श्रवण कुमार, इनके अलावा मंत्री रोते रहते थे। और यदि आप बीजेपी के खाते के भी मंत्रियों की बात करें तो उन्हें लगता था कि मैं मंत्री तो जरूर हूँ, लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा है वो नीतीश कुमार है। हर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने को नीतीश कुमार समझता है और वह इस बात को भांपता है कि हमारे मंत्री की ताकत नीतीश कुमार के समक्ष कितनी है। यदि ताकत इतनी है कि वह मेरे खिलाफ नीतीश कुमार के कान को भर दे, तब तो कोई बात सुन लेता है, नहीं तो कोई बात नहीं सुनता है। अगर वो उसको ये यकीन हो कि वो कान भरने जाएगा और नीतीश कुमार उसकी बात सुन लेंगे, तब तो वो उन मंत्री की बात सुनता है, नहीं तो सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ से। और आप देखिए, हमेशा मुख्यमंत्री के पास बहुत पावरफुल सलाहकार रहे हैं। जी बिल्कुल। उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को छोड़ दे तो एक सलाहकार हमेशा रहते हैं, जैसे अभी दीपक कुमार है, पहले अंजनी कुमार सिंह, ये आरसीपी सिंह थे। तो ऐसे लोग उनके सलाहकार होते हैं, जिनके सामने जो अधिकारी हैं ये सब जूनियर ही हैं। जी बिल्कुल, सारे जूनियर अधिकारी कुमार थे। तो सब ये लोग जाकर के उनको रिपोर्ट करते हैं, वहां से उनको गाइडेंस मिलता है, वहां से काम करने का तरीका समझाया जाता है, किस तरीके से काम करिए उस तरीके से होता है। तो पैसे कमाने का तो कोई मकसद नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि जीतन राम मांझी अब ये समझ रहे हो कि कोई बड़ा जिसको मंत्रालय बोलते हैं वो मिले तो प्रोफाइल बढ़े। हमारे और सूचना प्रौद्योगिकी भी मिला इस बार आईटी मिनिस्ट्री भी उनके पास है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। आजकल तमाम स्कूलों से लेकर के, अस्पताल से लेकर के सामान्य प्रशासन तक में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत सारा इस्तेमाल होना है। ये उनके पास एक बड़ी मिनिस्ट्री मिली है, उसमें भी वो कुछ नया और बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन एक होता है कि प्रोफाइल बढ़ाने की बात होती है कि किसी नेता को कोई मंत्रालय मिलता है, जैसे रोड मिनिस्ट्री किसी को मिलती है, हेल्थ मिनिस्ट्री, तो प्रोफाइल बढ़ता है उसका पद बढ़ता है, कद बढ़ता है, आगे की राजनीति के लिए उसको माना जाता है कि ये बड़ा प्लेयर है राजनीति का। तो ये हो सकता है कि जीतन राम मांझी के मन में ये हो कि हम अपने बेटे को कोई ऐसी मिनिस्ट्री दिलाएं जिससे उसका पद बढ़े और आगे की राजनीति में उसको माना जाए कि बड़ा नेता है। कह भी रहे, ये बात कह भी रहे, ये बात कह भी रहे हैं कि देखिए मेरा बेटा, और वह दूसरा मंत्री पद भी मांग रहे हैं। तो नीतीश कुमार कहां कहां झुकेंगे। देखिए सुमित सिंह के मन में भी ये बात है, जो निर्दलीय हैं और अकेले हैं और मंत्री बनाए गए हैं, कि उन्हें भी एक ही विभाग। और देखिए जो हालात हैं, विभाग तो बढ़ ही गए हैं कि बीजेपी को कौन कौन सा महकमा मिलेगा और जेडीयू के पास कौन कौन सा महकमा रहेगा। बीजेपी में भी आप देख रहे हैं विभाग, अब सम्राट चौधरी के पास तमाम बड़े विभाग हैं, फाइनेंस है, इसके अलावा नगर विकास है। समझा जाता है ये दोनों विभाग ही रखेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग किसको मिलेगा? क्या मंगल पांडे फिर से आ रहे हैं? अब देखिए विजय कुमार सिन्हा की बात करें, उनके पास पथ निर्माण भी चला गया है। तो पथ निर्माण पिछले बार आपको याद होगा नितिन नवीन को पुरस्कार मिला था, और इस बार एक मसला और फंसता दिख रहा है, शिक्षा विभाग लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें जानकारी ये है कि विजय कुमार चौधरी को यह प्रस्ताव दिया गया था कि आप शिक्षा विभाग ले लें। सुलझे हुए मंत्री हैं और एनडीए की सरकार में मंत्री भी थे, तो शिक्षा विभाग लेने के लिए तैयार नहीं। जीतन राम मांझी की दिल्ली यात्रा की भी खबरें आ रही है, तो क्या गुल खिलाने आ रहे हैं। और नीतीश कुमार की मुलाकात भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दिल्ली में ही हो सकती है, इस बात की चर्चा भी है। जी हाँ, देखिए अब पहले तो इस बात पर आइए कि शिक्षा विभाग को क्यों नहीं लेना चाह रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है उसको लेकर के तो आगे बढ़ के लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ा काम करने का मौका है। लेकिन इसको आप के पाठक का आतंक कह सकते हैं कि बड़े से बड़ा मंत्री भी मान रहा है कि अगर हम शिक्षा विभाग में जाते हैं तो हम के पाठक के सामने कोई काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, के पाठक ही काम कर रहे हैं, आप उनके काम में अड़ंगा नहीं लगा सकते। और अगर उन्हीं के काम को जारी रखना है तो मंत्री की क्या जरूरत है? फिर मंत्री को कोई क्रेडिट नहीं मिलना है, ये सबको पता है। इसीलिए कोई आदमी उस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाह रहा है। बड़ा विभाग होने के बावजूद राज्य को दिशा देने वाला डिपार्टमेंट, हम लोग कितनी बार, हमने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि उद्योग लगाने से तो राज्य का विकास होगा, लेकिन अगर शिक्षा सुधार दे तो उससे ज्यादा विकास होगा बिहार का। उसको सुधारने के लिए कोई नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि सबको पता है कि उसमें श्रेय नहीं मिलेगा। श्रेय जो होगा वो के पाठक को जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं लेना चाह रहे हैं। अब ये आप आए हम लोग राजनीतिक बात पर, जो आपने कही कि जीतन राम मांझी की दिल्ली यात्रा होने की खबर है, नीतीश कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं,
और ये भी खबर है कि नीतीश कुमार मिलेंगे प्रधानमंत्री से, तो जीतन राम मांझी ने भी समय मांगा हुआ है, वो भी मिलना चाहते हैं। उन्होंने पत्र लिखा, उनके बेटे ने पत्र भी लिखा है, वो भी मिलना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री से। और ये खबर है कि वो जाकर के अपनी ये शिकायत बताना चाहते हैं। तो उनकी शिकायत यही है कि हम अर्ली बर्ड हैं, हम सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार का स्वागत है एनडीए में। हमने स्वागत किया था नीतीश कुमार का, और हम चाहते थे कि वो आए तो ये राज्य हित का फैसला होगा और गठबंधन के हित में भी होगा। लेकिन अब हमारी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि हमको उन्होंने मंत्रालय जो दिया है हमारे बेटे को, वो मंत्रालय बहुत द्वितीय तृतीय दर्जे का है, वो हमारे कद के अनुरूप नहीं है मंत्रालय। तो ये कद के अनुरूप मंत्रालय का जो उनकी बात है ज्ञानेश्वर जी, वो इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी बार्गेनिंग चिप उनके हाथ में है। वो एक मोल भाव करके कोई ऐसा मंत्रालय ले सकते हैं जिससे भविष्य की राजनीति में उनके बेटे का कद थोड़ा ऊंचा हो जाए बिहार प्रदेश में। ये उस राजनीति के लिए वो मिलेंगे। लेकिन अगर उनको समझाया जाता है, अगर उनको अमित शाह या वो नरेंद्र मोदी, उनकी जिससे भी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से, और उनको कह दिया जाता है कि नहीं अभी आप इतना ही लेकर के रहिए और आगे लोकसभा चुनाव की टिकटों के लिए जो हम लोगों की बातचीत होनी है, सीट बंटवारे में, उसमें हम देखते हैं कि आपको कैसे एडजस्ट करना है, तब क्या करेंगे जीतन राम मांझी? क्या करेंगे? तो ऐसा तो है नहीं कि वो बागी हो जाएंगे। अगर बागी होंगे, उनके बागी होने पर बड़ी लोगों की उम्मीदें टिकी है, बहुत कांग्रेस और आरजेडी दोनों की उम्मीदें जीतन राम मांझी पर ही। अब तो खबर ये भी आ रही कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ साथ अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और वे इस ऑपरेशन में लगे हैं क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, मगध से, कि जीतन राम मांझी को तोड़ ही देना है। बिल्कुल। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि विधायकों की संख्या भी, कि विधायकों की संख्या हम इतना जुगाड़ लेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार को अल्पमत में ला देंगे। उसके बाद क्या होगा यह तो अलग बात है, लेकिन ये कोशिशें जारी है। बिल्कुल। और ये आपने जो बात कही, जो एक सबने देखा है कि जीतन राम मांझी का एक जो रुझान है भूमिहार समाज के प्रति, वो हमेशा रहा है। वो अभी थोड़े दिन पहले भी श्री बाबू को सबसे महान मुख्यमंत्री बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि उनके रहते बिहार का कितना विकास हुआ था। तो ये आपने ठीक कहा कि वो अखिलेश प्रसाद सिंह उसी इलाके से आते हैं, भाषा बोली सब मिलती है उन लोगों की। ये भी खबर है कि जीतन राम मांझी दिल्ली में होंगे तो उनसे मुलाकात होगी। अच्छा, अखिलेश प्रसाद सिंह से ये खबर है। तो ये बड़ी खबर हो सकती है अगर वो प्रधानमंत्री से शिकायत करने आ रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं, तो ये बड़ी खबर हो जाएगी, बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा अगर वो मिलते हैं। तो ये हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू के ऊपर दबाव डालने के नियत से ही जीतन राम मांझी मिले। बिल्कुल, उनके मिलने पर तो कोई पाबंदी नहीं, वो कह सकते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात थी, तो वो मिल सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी और जेडीयू पर दबाव डालने की स्ट्रेटेजी के तहत होगा। और ये भी हो सकता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह का जो आपने कहा कि वो भी अभियान में लगे हैं, वो अभियान दो तरह का है। एक तो अभियान है पार्टी को एकजुट रखने का, कि कांग्रेस को किसी तरह से एकजुट रखना है, सरकार किसी की बने न बने, किसी की गिरे, इससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है अभी तत्काल। कांग्रेस एकजुट रहे, उसके विधायक एकजुट रहे। इसका पहला फायदा तो ये होगा कि राज्यसभा का जो चुनाव होना है, उनकी उस सीट पर किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। बिल्कुल, ये नहीं आनी है अभी, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उनकी सीट पर मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके अपने 19 विधायक हैं और 15 विधायक, 16 लेफ्ट के विधायक हैं, और 5-6 सीटें बच रही हैं लालू यादव की पार्टी से भी। तो 36 वोट चाहिए है, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन वो एकजुट रहे तो उनके लिए बहुत आसान है। उनकी लीडरशिप जो है, आप देखिए, उन्होंने भी तो बड़ी बातें कही हुई है यहाँ कांग्रेस लीडरशिप के सामने। बिल्कुल कर रखा है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है, और एकदम टॉप ए लीग में है दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं में वो। तो उनको अपना कद और पद दोनों बनाए रखने के लिए भी जरूरी है कि विधायक न टूटे। तो उसका मैसेज, अब उनके विधायक जो हैदराबाद बैठे हुए हैं, उसको कैसे ये मैसेज जाए कि हम लोग को एकजुट रहना चाहिए। सही वो मैसेज अगर जीतन राम मांझी उनसे मिल लेते हैं, तो ये मैसेज हैदराबाद जाएगा कि देखिए अब तो खेला हो गया, अब तो 12 तारीख को तो खेल हो जाएगा। जीतन राम मांझी मिल लिए अखिलेश बाबू से, और अखिलेश बाबू तो कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। उनके पास तो जादू है, मायावी आदमी है वो भी, लालू प्रसाद की संसाधन भी है, उनके पास सब तरह के संसाधन है। वो भी जब लालू प्रसाद यादव से लेकर के और राहुल गांधी तक सब पर उन्होंने जादू डाल रखा है। बिल्कुल। तो वो अपना अगर मिलते हैं जीतन राम मांझी, तो ये बिहार की राजनीति के लिए बड़ा घटनाक्रम होगा। उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों को उनकी बात सुननी पड़े जीतन राम मांझी की। ये एक बड़ी बात होगी। और नीतीश कुमार भी जब मिलेंगे प्रधानमंत्री से, तो वो उनको अपनी बात, जो अपनी मुश्किल अभी आने वाली है, ये मुश्किल जरूर उनके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि सरकार अभी गिरे नहीं, क्योंकि अभी एक बगल में झारखंड में बहुत बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, बड़ा झटका और बड़ी फजीहत हुई है। बीजेपी ने बड़ी कोशिश की थी, 24 घंटे 28 घंटे तक गवर्नर ने न्योता नहीं दिया था सरकार बनाने का। उनको बताइए 43 सीटों का, 43 विधायकों का बहुमत देने के बावजूद, और तब उस व्यक्ति ने, चंपई सोरेन ने 47 विधायक खड़े कर दिए सदन में। तो ये फजीहत बीजेपी की हुई है। तो बीजेपी अभी नहीं चाहेगी कि ऐसी कोई फजीहत अब बिहार में हो जाए, कि आपकी झारखंड में हो रही है फिर बिहार में भी हो गई।
तो ये तो 54 सीटें हैं ना यहाँ लोकसभा की। अभी हमने सुना सम्राट चौधरी आज उन्होंने कहा मीडिया को कि जेडीयू और बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। हाँ, कहा है उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी है और सरकार को कोई खतरा नहीं है, 2 पार्टियों की सरकार है और जीतन राम मांझी हमारे सहयोगी हैं। जी, ये बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने बात कही। तो वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। अगर वो कह रहे हैं इस बात को और उसके बाद अगर किसी तरह का नुकसान होता है, अगर जिसको सहयोगी बता रहे हैं अगर वो सहयोगी साथ छोड़ते हैं, या जो जेडीयू बीजेपी के एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात कर रहे हैं उसमें कुछ विधायक उनके साथ नहीं आते हैं या एब्सेंट होने की बात उनकी आ जाती है, तो ये तो बड़ा भारी घटनाक्रम हो जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी बीजेपी की। तो एक तरह से जब नीतीश कुमार मिलेंगे उनके साथ प्रधानमंत्री से, तो इस बात पर वो डिस्कशन करेंगे। और फिर अगर बीजेपी की मशीनरी एक्टिव हो जाती है, अभी तक दिख नहीं रहा है कि बीजेपी की मशीनरी एक्टिव है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने आज कहा, आज जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई तो उनका कहना है कि देख रहे हैं आप बीजेपी कहीं कुछ कर रही है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। तो ये लग रहा है कि बीजेपी की मंशा ऐसी हो कि सरकार अगर गिरती है तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, तो अपनी सरकार आ जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। हाँ, जिसको जहां करना है फिर तो नीतीश कुमार का भी मामला नहीं रह जाएगा। फिर जो गृह और सामान्य प्रशासन लेने की बात थी उसकी भी जरूरत नहीं, तो सारे मंत्रालय आ जाएंगे बीजेपी के पास, अपने आप राजभवन में आ जाएंगी सारी चीजें। ये बात भी इस और भी कांग्रेस के लोग इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की मंशा ऐसी हो सकती है। लेकिन हम फिर बार बार अभी कह रहे हैं इसी बात को जो हमने कहा, बिल्कुल, कि जनता नहीं समझेगी कि आपकी क्या मंशा है। जनता यही समझेगी कि आपकी सरकार गिर गई, लालू यादव और कांग्रेस ने मिलकर के आपकी सरकार गिरा दी। जी, आपने 2 सबसे बड़े नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया, दोनों को इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा जाकर के। तो ये एक मैसेज जाएगा जनता के बीच में कि जैसे झारखंड में इसने हेमंत सोरेन ने आपको पटखनी दी, आपको धूल चटा दी, हरदी गुर्दी बुलवा दिया, हरदी चुना करा दिया, उस तरह से बिहार में भी लालू यादव ने कर दिया। फिर आप सोचिए लालू यादव का जो आदमी है, लालू यादव के जो समर्थक है, वो जो सड़कों पर निकलेंगे, उनका जो हौसला होगा, जो उनका मनोबल होगा, और उसके मुकाबले बीजेपी जेडीयू का जो मनोबल होगा। जब बीजेपी ने तालमेल ही नीतीश कुमार से इसलिए किया है कि हमको 39 सीट जीतने वाला रिजल्ट दोहराना है, जब अमित शाह ने कहा है कि हमको 40 में 40 चाहिए है, तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि सरकार गिर जाए? बिल्कुल, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात होगी, बहुत फजीहत की बात होगी। और जो ये खेला की बात करते हैं अजीत जी, जो भी सदस्य जिनके बारे में बात हो रही है, जेडीयू और बीजेपी के सदस्य कि इधर से उधर हो सकते हैं, कई नामों की चर्चा होती है, बीमा भारती बहुत नाराज हैं, गोपाल मंडल कुछ बोल देते हैं, लेकिन एक जवाब ये है, या जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो भी इधर से उधर होने के लिए तैयार हो रहे हैं या गैर हाजिर होने के लिए तैयार हो रहे हैं, वे सबसे पहले अपनी सदस्यता गंवाने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि विधानसभा के भीतर जब विधानसभा अध्यक्ष, मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हटा दिए जाएंगे या वो कुर्सी पर नहीं रहेंगे, महेश्वर हजारी बैठे होंगे, तो फिर सबसे पहले तो सदस्यता का ही फैसला हो जाएगा। तो यदि गैर हाजिर होना है तो सबसे पहले सदस्यता गंवाने के लिए तैयार रहिए। ये बात भी कही जा रही है। ये बात है, हम लोगों ने बात की थी कल भी, हमने ये कहा था कि कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि अभी लगभग 2 साल बाकी है, पौने 2 साल बाकी है और उसमें सदस्यता चली जाए। जी, जिताने की गारंटी कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है विधानसभा सीट जिताने की गारंटी, किसी को भी। जी, किसी को भी, कितना भी बढ़िया गठबंधन हो, कोई गारंटी नहीं कर सकता है। चुनाव जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और आज आप जीते हुए हैं, अभी 1.5 पौने 2 साल का आपका कार्यकाल है, इस बीच आपका अभी एडजस्टमेंट नहीं होता है तो कभी और आगे भी एडजस्टमेंट हो सकता है, ये उम्मीद तो रहेगी। बिल्कुल, लेकिन आप चुनाव हार गए, आपकी सदस्यता चली गई और आपके सीट पर बाई इलेक्शन हुआ, आप चुनाव हार गए, तब फिर क्या होगा? फिर आगे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 10 तरह के सवाल होते हैं। ये हमने झारखंड के संदर्भ में कल भी आपको एक उदाहरण दिया था कि कोई तैयार नहीं होता है कि कितना भी पैसा दे, हमको जिताने की गारंटी दे दे तो हम तैयार हैं। तो जिताने की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है। तो और सपा अगर बीजेपी जेडीयू का अलायंस रहता है तब तो आरजेडी के टिकट पर लड़ के जीतने की गुंजाइश और भी कम हो जाएगी। तो ये जोखिम कौन लेगा? देखिए, हमको आपसे भी बात हुई थी और कुछ लोगों के नाम आए थे कि ये विधायक है, तो चंपारण से जो नाम आए थे हमने चेक किया, हमने बात की लोगों से, पर्सनली बात की, और सबने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि हमारी नाराजगी है, लेकिन नाराजगी का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी पार्टी से धोखा कर देंगे, गद्दारी कर देंगे। ये भी एक लेवल पर हमने कई लोगों को चेक किया, कुछ आपने भी चेक किया ही होगा। तो ये स्थिति ऐसी है कि अभी कोई आदमी जोखिम लेने को तैयार नहीं, सब आदमी प्रेशर टैक्टिक्स लगा रहा है, सब आदमी दबाव की राजनीति कर रहा है कि अभी सरकार फंसी हुई है, तो जो चाहे सो प्राप्त कर ले। बिल्कुल, जो चाहे सो प्राप्त कर ले। आगे अगर लोकसभा की टिकट की ही कोई गारंटी हो, जो कोई वादा हो जाए वही कर ले। अगली बार विधानसभा की टिकट की गारंटी हो जाए, अभी कोई मंत्री बाद में देने की गारंटी हो जाए, किसी तरह की कोई बात हो जाए। सबके कुछ न कुछ रहते हैं, सबकी कुछ न कुछ फाइल्स रहती हैं, ये फाइल्स निकल जाए, किसी के क्षेत्र की परियोजना लटकी होगी वही निकलवा ले, कुछ भी। एक बात और है जी कि जब हम देखते हैं नाराजगी की बात होती है कि कांग्रेस के भीतर भी इतने नाराज हैं और वे किसी के संपर्क में हैं, जेडीयू के भीतर भी नाराज हैं, वो इनके संपर्क में है, या नाराजगी दिखाई पड़ती। समानता ये है कि कांग्रेस के भीतर भी जो नाराज हैं वो भूमिहार हैं,
अधिक संख्या में। हाँ, हाँ? 4 लोग हैं, चारों किसी न किसी कारण से नाराज किसी न किसी कारण से नाराज है। हाँ। एक 2 ब्राह्मण हैं, एक राजपूत के बारे में भी कहा जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से जेडीयू के भीतर यदि आप बीमा भारती, गोपाल मंडल, इन लोग की बात छोड़ दीजिए, तो और जिन विधायकों के नाम लिए जा रहे हैं उनमें भी भूमिहारों की संख्या अधिक है। हाँ? बिल्कुल है। तो भूमिहार समझ ही नहीं पा रहे कि हम इधर रहें कि हम उधर रहें। नहीं, ये एक पावर एसर्शन का मामला है। जी। देखिए, एक तरह का जो पावर एसर्ट करने का जो मामला होता हाँ, है, हाँ। कई बार होता है कि एक कास्ट न बंधुआ की तरह काम कर रही जी। है, एकदम बंधुआ की तरह कि हम बीजेपी को देंगे, नहीं तो जेडीयू को देंगे। बीजेपी या जेडीयू के साथ है, बिहार में भी, झारखंड में भी, जहां भी है, या उत्तर प्रदेश में भी। तो एक बंधुआ वाली स्थिति जो थी, वो कुछ लोगों ने, उन्होंने सीखा है उन लोगों ने दूसरी जातियों से, जी। कि जो हमारा कैंडिडेट है हम उसको वोट देंगे, चाहे जिस पार्टी का हो। कास्ट आइडेंटिटी पहले है हमारे लिए, उसके बाद पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है, उसके बाद दूसरी प्रतिबद्धता है। तो ये एक तरह की धारणा आई। हम लोगों ने देखा कि विधान परिषद के चुनाव में तेजस्वी यादव ने 5 भूमिहार टिकट दे दिए एमएलसी में, और 3 जीत भी गए उसमें से, और चौथे बबलू देव बहुत कम वोट से हारे, 173 वोट से हारे। उनको वोट दिया था भूमिहारों ने तभी। तो एक तरह से उनको लग रहा है कि दोनों तरफ से, चाहे इधर हो उधर हो, कहीं से भी अपने लिए कुछ पद हासिल कर लिया जाए, मंत्री बन जाए, कुछ और मिल जाए, लोकसभा की टिकट मिल जाए, तो वो पावर एसर्ट कर रहे हैं दोनों तरफ के लोग। ऐसा नहीं है कि उनको बागी ही हो जाएंगे। ये हम कांग्रेस वालों के बारे में भी अब हम बहुत श्योर नहीं है कि वो लोग बागी हो जाएंगे, छोड़ देंगे। हाँ, ये नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन जो नजरें और डाली जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल, वो नाराजगी उनकी है। हाँ। और वो नाराजगी भी ऐसी नहीं है, नाराजगी वो लोग दिखा ज्यादा रहे हैं, क्योंकि ताकि हम दबाव बना करके कुछ अपने लिए हासिल कर सकते। लोकसभा की टिकट हो जाए, एमएलसी की टिकट किसी के लिए हो जाए, कुछ और काम अपना है जी। वो हो जाए, ये इस सोच में लोग अभी हैं। दोनों तरफ से इसी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। और जो सत्तारूढ़ दल है, जो हमने कहा कि सत्ता का जो फेविकॉल है, गोंद है, वो इतना मजबूत होता है कि उसकी चिपक से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और बिहार में वैसे भी जनरली पार्टी टूटने का बहुत कम सुनने को मिलता है कि पार्टी बागी हो गए, लोग इधर चले गए। कभी बहुत रेयर ही इस तरह की बातें, जो आरजेडी के साथ है वो आरजेडी के साथ है, जो जेडीयू के साथ है जेडीयू के साथ है। बिकने की परंपरा बिहार में कम रही है, बहुत कम रही है। बाकी और देखिए, इसी कार्यक्रम में हम बता दें कि देखिए, जो शिक्षा विभाग की हम बात कर रहे थे, तो खबर ये है कि नरेंद्र नारायण यादव, नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी, उन्हें फिर से मंत्री बनाया जा रहा है, और शायद शिक्षा विभाग उन्हें ही सौंपा जाए। देखिए, पुराने समाजवादी हैं, किसी डिस डैट में नहीं फंसे होते हैं, कोई चाहत भी नहीं रहती है, और उम्र के उस ढलान पर है जहां आखिरी पारी ही है। तो नरेंद्र नारायण यादव के बारे में खबर आ रही है कि वो शिक्षा मंत्री बनाए जा रहे हैं, और जब मन में कोई चाहत ही नहीं होगी तो फिर के पाठक से कोई पंगा होने का सवाल सवाल नहीं होगा। लेकिन एक बात और भी देखिए तय मानी जा रही है कि इस बार जेडीयू को बिहार में बीजेपी सीटें कम देने जा रही है, चाहे वो सीटें 15 हो, 14 हो या 13 हो, लेकिन इस बार 17 का 17 नहीं मिलेगा। और बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी के कारण बने हुए चिराग पासवान, जो इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि हम अपनी सीटें कम कर दें, इस बात के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं कि चाचा यदि रहेंगे एनडीए में तो मैं नहीं रहूंगा, और वे मांझी की हवा को भी टाइट कर दे रहे हैं। तो ये चिराग पासवान और जेडीयू की सीटें कम, और इसके साथ ही कहा जा रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश में चर्चा तो है ही कि बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसदों का टिकट कट रहा है। बिहार में भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी अब किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए तैयार है, और नए चेहरे लाए जा सकते हैं भविष्य के लिए। हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। और हम लोग पहले भी इस पर चर्चा किए हैं कि जिस समय सरकार बहुमत साबित करेगी, उसके बाद सीटों का बंटवारा और टिकटों की बातें शुरू होंगी। और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस में है, हम लोग पहले भी जोड़ के बता चुके हैं कि 53.25% वोट था, 53% पिछली बार वोट था, जब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नहीं थे साथ, वो दूसरी तरफ थे। बिल्कुल, वो दूसरी तरफ थे, मुकेश सहनी भी उधर थे, तब 30% वोट आए। आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, 30% वोट आए। इधर नीतीश कुमार, बीजेपी और चिराग पासवान, 53.25% वोट आया, 23% वोट का फर्क है। और अब अगर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी रहते हैं तो 60% वोट हो जाएगा एनडीए को। तो इतने वोट में तो जिसको चाहिए, जिसको लड़ाइए वो जीतेगा। आप बम्बे को खड़ा कर दीजिए, वो भी चुनाव जीत जाएगा। ग्राउंड लेवल पर कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं, पार्लियामेंट हम जाते हैं, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, जाइए देखिए, सब अनजाने चेहरे हैं। बिल्कुल, सब अनजाने चेहरे हैं। पहले तो पार्लियामेंट में हम लोग जाते थे, 20 साल से हम जा रहे हैं, और खम्भों की तरह वहां के चेहरे पहचाने हुए होते थे कि एमपी ये हैं, एमपी ये हैं, सब आदमी पहचाने हुए होते हैं। अब एकदम अननोन चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी उपलब्धि कही है कि जो उन्होंने एकदम से बदल दिया, तमाम नए चेहरे
हर जगह से खोज करके और हम उन्होंने देख रहे हैं लिया। परेशान हैं लोग जो आप देख लीजिए ना, आर.के. सिंह, गिरिराज सिंह, रमा देवी, राधा मोहन सिंह, अश्विनी चौबे, ये सारे लोग परेशान हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद सबकी टिकट काट सकती है हाँ, बीजेपी, सबकी सबकी टिकट टिकट काट सकती है क्योंकि उसको नए चेहरे ले आने जी। हैं और 3 बार 4 बार 5 बार के एमपी लोग हैं उनकी टिकट कट जाएगी। 2 बार से ऊपर के एमपी के लिए बहुत मुश्किल है इस बार बिहार में टिकट मिलना। जी। ये हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि अगर अलायंस नहीं होता नीतीश कुमार से तब हो सकता था कि टिकट मिलती, क्योंकि फिर तब ये होता कि नॉन चेहरे ले आने हैं ताकि वो अपने दम पर भी कुछ वोट मोबिलाइज करें। बिल्कुल। उसके पास साधन भी होंगे, लोग भी होंगे। अब जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार के साथ तालमेल अगर सीमेंटेड हो गया है बीजेपी का, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने बहुत सीमेंटेड टाई अप किया हुआ है जेडीयू के साथ। उसको चुनाव लोकसभा लड़के और जो अमित शाह की बात आपने कही थी कि उन्होंने कहा अपने प्रदेश के तमाम नेताओं को कि हमको 40 में 40 सीटें बिल्कुल जीतनी है। चाहिए, आप दे वो सकते कह हैं रहे हैं, क्या? वो कह रहे हैं ना। हाँ, भाई प्रदेश के नेताओं ने कहा कि हम 25-30 सीट जीतेंगे, उन्होंने जी। कहा कि हमको 40 ये चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये भविष्यवाणी शुरू कर दी है कि इस एनडीए अलायंस में भी 40 में 40 सीटें या 39 सीटें जीत पाना संभव नहीं होगा, सीटें कम होगी। ये बात ठीक है, हाँ। ये बात ठीक है, लेकिन अब वो सीटें कम होंगी तो 2-4 कम हो जी। जाएगी, उससे ज्यादा तो नहीं है। 35 तो हम लोग भी मान रहे हैं कि हाँ, 35 कि सीटें में 35 तो कोई से- दिक्कत हाँ, नहीं है। 35 से इस गिनती alliance स्टार्ट में, होगी, हाँ, 35 से गिनती 35 से गिनती स्टार्ट हो रही है तो जी। उसमें दिक्कत नहीं होनी है। तो इसलिए बीजेपी भी अभी नहीं चाहेगी कि किसी तरह से गठबंधन में कोई खटपट हो, किसी तरह का वो सीमेंटेड रहे। और जब ये चीजें खत्म होंगी, जैसे बहुमत का 12 बिल्कुल। तारीख को खत्म होगा, वैसे ही तमाम चीजों पर उसके पहले कोई नहीं छेड़ेगा इस बात को, जी। क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव मामला है, तो वो नहीं छेड़ा जाएगा। चिराग पासवान को भी समझाने की कोशिश अगर करेगी बीजेपी, बिल्कुल। ये नहीं है कि खबर आ रही है कि अमित शाह पंचायत बिल्कुल, करेंगे चाचा बिल्कुल, भतीजे बिल्कुल, में। अमित शाह बैठा करके कहेंगे तो वो नहीं है कि वो छोड़ करके चले जाएं। और हम लोगों ने पूरा एक एपिसोड उन पर किया जी। है ज्ञानेश्वर जी, जब हमने कहा था कि वो तीसरी बार की गलती नहीं चलती है। तीसरी बार अगर आप फिर 0 पर जी। रहे, 2 बार से आप खो रहे हैं, तब तो खत्म हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएंगे। जी। तो कोई भी जगह खाली नहीं रहती है ना, वैक्यूम नहीं रहता जी। है, कोई दूसरी चीज आकर के उसको भर देती है। हाँ, वो तो आपकी कहा जगह जाता है कोई नहीं डेमोक्रेसी आता में टीना फैक्टर चलता है। नहीं है। चलता नहीं, हाँ। कभी नहीं होता है, वो हमेशा विकल्प रहता है। जी। कोई विकल्पहीनता नहीं होती है, कोई दूसरा आ जाएगा आपकी जगह लेने के लिए। अगर इस बार जम गए, आप 0 हो गए और पशुपति पारस को सीटें आ गई, तो जी। पशुपति पारस ही नेता हो जाएंगे। बिल्कुल। वोट उन्हीं की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि पावर शेयरिंग वो कराएंगे। आपके जो पासवान मतदाता हैं, उनको पावर शेयरिंग अगर करा सकते हैं पशुपति पारस, तो चिराग पासवान को कोई नहीं पूछेगा। जी। हम आज आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यही हरियाणा का। हम आज भी हरियाणा के एक बड़े नेता के यहाँ लंच में थे और वहाँ इस बात की चर्चा हो रही थी। ओम प्रकाश चौटाला चौधरी, देवीलाल की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, बिल्कुल। इतनी बड़ी लीगेसी है जाट वोट की। वो लोग हार करके बाहर रहे 10 साल। ओम प्रकाश चौटाला जी। जेल में रहे, उनके दोनों बेटे अभय चौटाला, अजय चौटाला, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर रही। पोते ने पार्टी बना ली जननायक जनता पार्टी और उसके 10 विधायक जीत गए। पोते ने पावर शेयर करा दिया बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होकर के, प्रपोत्र ने देवीलाल जी, के, जी। और सत्ता शेयर करा दिया। आज जाट उसके साथ खड़े हैं। जाट उसके साथ खड़े हैं। बोलिए, अजय चौटाला, अभय चौटाला और उनके पिताजी ओम प्रकाश चौटाला भी जीवित हैं। जी। लेकिन जाट दुष्यंत चौटाला के साथ है, क्योंकि वो पावर शेयर करा रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई हुई है। आते हैं जाट, वहां से उठ करके दिल्ली में उनको बैठने की जगह मिलती है, उसका दरबार लगता है। सोचिए। अगर ये बात नहीं कर सकते हैं चिराग पासवान, जी। तो उनको कौन पूछेगा? क्यों पासवान फिर उनको पूछेंगे? जी। भाई उनको तो उनका गर्व थे ना, रामविलास पासवान बिल्कुल। के आते थे तो उनके पास उनको सम्मान मिलता था। जी। अगर वो सम्मान भारत सरकार देगी या बिहार सरकार देगी पशुपति पारस को, जी। तो चिराग पासवान के पास क्यों जाएंगे मतदाता? ये बात उनको बहुत समझने की जरूरत है कि आप अगर पावर शेयरिंग नहीं करा सकते हैं तो आपकी जाति का वोट आपके साथ नहीं आएगा। अगर पावर शेयर करा रहे हैं, आज पावर शेयर करा रहे हैं ललन सिंह, तो उनके साथ लोग हैं। अखिलेश सिंह करा रहे हैं तो लोग अखिलेश सिंह के है। साथ हैं। जो नहीं करा रहा है, आज अरुण कुमार नहीं करा पा रहे हैं, सबसे मजबूत नेता है भूमिहीन जी। समाज के, आज वो अकेले हैं। बिल्कुल। तो ये तो पावर शेयरिंग है। आज जो पावर शेयर कराएगा उसके साथ जनता जाएगी, उसके साथ जनता तो चिराग पासवान को ये समझना होगा कि वो कोई ऐसी गलती न करे कि एकदम फेंक दिए जाए राजनीति तो ये में। बात तो मुकेश सहनी को भी समझनी होगी। उनको भी समझनी होगी जी। कि अगर वो पावर शेयर नहीं करा सकते हैं हाँ। अपने समाज को और जी। हरी सहनी करा देते हैं, हाँ। तो वोट उधर जाए, उनके समर्थक उधर जाएंगे, टूट जाएंगे। हाँ, बहुत दिन जी। तक नहीं साथ रहेंगे। जी। भाई क्यों रहेंगे साथ? बिल्कुल। आप जयनारायण निषाद कैसे नेता हो? पावर में रहते रहे, एमपी जीतते रहे, जी। लोगों की मदद करते रहे। हाँ, शकुनी चौधरी कैसे हुए थे? शकुनी चौधरी नेता हुए हाँ, तो पावर शकुनी शेयर करा है। नीतीश बिल्कुल। कुमार पावर शेयर करा रहे हैं, तभी तो आज लोग कह रहा है कि कोई वोट नीतीश कुमार के साथ नहीं होगा, तब भी कुर्मी और धानु का वोट जिधर हाँ। जाएगा उधर लेके जाएंगे। भाई कर्पूरी ठाकुर क्यों जननायक कहला? जननायक कहलाए जब हाँ। मुख्यमंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री हो, उन्होंने पावर शेयर करा है। बिल्कुल। उन्होंने आरक्षण की सुविधा दी। जी। तो ये बात मुकेश सहनी और चिराग पासवान दोनों को बहुत गंभीरता से समझनी चाहिए जी। कि आप लड़के अगर आपको लग रहा है कि आप आरजेडी के साथ जाकर के कुछ जितवा सकते हैं, तो ये आपकी समझदारी है। लेकिन इस समझदारी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपने इस फॉर्मूले को आजमा चुके हैं। पिछली बार आप, जी। इस बार कोई ऐसी गलती मत करिए। और उनके पिताजी भी 2 बार यही फॉर्मूला आजमाए थे, आजमाए थे 2 बार, 2019, 2009, 2010 में, जी। और 0 रह गए थे, फेल हो गए थे। ये अलग रह के एक बार देख चुके,
अगर दूसरी बार फिर ये गलती होती है तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर कुछ नहीं हो सकता है। भगवान ही मालिक है। तो लेकिन आपको ये लगता है ना कि नीतीश कुमार से माल और मलाई की रेबरी नहीं बता पाएंगे ये लोग, चाहे जो हो कुछ भी हो जाए, ये कोई नहीं कर सकता, ये लोग नहीं कर सकते हैं कि आप ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते। आप नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करके ये नहीं हो सकता है कि आप ले ली। नीतीश कुमार की सद्भावना बनी तो मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। अगर सद्भावना नहीं बनेगी तो आप सोचिए कि हमको रोड मिनिस्ट्री मिल जाए और पुल और स्वास्थ्य मंत्रालय मिल जाए, ग्रामीण विकास मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता है। और मिल भी जाए अगर, तो आप उसमें चाहेंगे कि हम कोई खेला कर दें या अपने मनमानी कर लें, तो वो भी नहीं होना। वो भी नहीं। ये बात बिहार के हर मंत्री को समझ लेनी चाहिए कि जब तक नीतीश कुमार है या जब तक बीजेपी का भी सिस्टम है, ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी का भी 5 साल के बाद अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वहां भी कोई आदमी इस तरह का खेला नहीं कर सकता। हाँ, वहां तो फिर नहीं चलता है, और दिल्ली से और दिल्ली से हैंडल होता है। बिल्कुल गुजरात मॉडल पर सरकारें चलती हैं, जैसे राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, सब चल रही हैं, उसी तरह से चलेंगे। एक आधा अपवाद यूपी का है, योगी आदित्यनाथ वगैरह का, लेकिन वो भी एक ही आदमी का है, अकेला आदमी सरकार चलाता है। तो ये अब भूल जाए वहाँ की, एक किसी जमाने में होता था लालू यादव के राज में कि 70 मंत्री हो गए थे तो 90 मंत्री हो रहे, तो सारे मंत्री अपने अपनी चलाते थे, अब वो नहीं चलेगा। चलिए, तो देखिए बिहार की सियासत तेज है और इस सियासत पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे अजीत द्विवेदी जी के साथ। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।